कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सभी को संजय पांडे का नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, सीखते रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। श्रोताओं, वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने के लिए जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक हमारे पास यही विकल्प है कि हम आवश्यक सावधानियों का अनिवार्य रूप से पालन करें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के सभी उपाय करें। इसके लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें हल्दी दूध, मसाले, आयुर्वेदिक काढ़ा और योग, प्राणायाम और ध्यान भी शामिल है। बात जब योग की आती है तो हम सभी जानते हैं कि 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसके लिए भारत की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और 6 साल पहले 21 जून सन 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इसीलिए 21 जून को ही ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोरोना काल को देखते हुए इस बार की थीम है घर पर योग, परिवार के साथ योग। तो इस कार्यक्रम में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, अपने अंदर सकारात्मक सोच लाने में, अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने में, अवसाद, डिप्रेशन से बाहर निकलने में योग हमारे लिए किस तरह से वरदान साबित हो सकता है। इसी बारे में फोन पर हमने बातचीत की योग और प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक भारती से। डॉक्टर विवेक भारती, इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। सभी सुनने वालों श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और इस वर्ष का विषय है घर पे योग और परिवार के साथ योग। तो आइए हम लोग मिल करके पूरे भारत को स्वस्थ बनाएं योग के माध्यम से और योग को अपने जीवन में अपनाएं। डॉक्टर साहब, कोविड-19 से बचाव के लिए जो बात सामने आ रही है, जो बहुत कारगर तरीका है, वो ये है कि अन्य सावधानियों के साथ अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ाएं। तो इसके लिए योग किस तरह से मददगार हो सकता है? जी, कोविड-19 जो बीमारी है वो सामान्यतः हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को अफेक्ट करता है। और जहां तक जीवनी शक्ति की बात है तो जीवनी शक्ति और रोग प्रतिरोधक शक्ति, इन दोनों का हमें मिला जुला कार्य करना होगा इन दोनों पर, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके।
रोग प्रतिरोधक शक्ति सिर्फ हमें बीमारी से बचा सकती है या बीमारी हमारे शरीर में आए तो उससे लड़ सकती है, और एक उससे ज्यादा जरूरी है हमारी जीवनी शक्ति। और जीवनी शक्ति आती है एक स्वस्थ जीवन शैली से, स्वस्थ भोजन शैली से, योग को अपनाने से, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने से। तो अगर हम इस कोविड-19 दौर में अपने जीवन शैली में कुछ जरूरी परिवर्तन करें, जहां पर भोजन शैली से लेकर योग अभ्यास को हम अपने जीवन शैली में सम्मिलित करें, तो निश्चित रूप से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवनी शक्ति को बढ़ा करके कोविड-19 से हम अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 का वर्तमान में कोई भी उपचार नहीं है, इसलिए जो महत्वपूर्ण है कि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आज हम अपने शरीर को स्वस्थ कर लें ताकि हमें कोविड-19 से कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। आपने कहा कि रोग प्रतिरोधक शक्ति के साथ साथ एक जीवनी शक्ति होती है, ये क्या होती है? हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति है वो हमारे शरीर का मूल आधार है, जो ये संचालन करती है कि हमारे शरीर में किस तरह से कार्य होगा। तो अगर हमारे शरीर में आप देखेंगे, आप भोजन करते हैं, उसका पाचन होता है, या फिर हार्मोन का निर्माण होता है, या फिर लिवर में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ये सब एक एनर्जी जो होती है वो उसको रेगुलेट कर रही होती है पूरे शरीर में। तो ये जो एनर्जी है ये शरीर में पूरी व्यवस्था मैनेजमेंट का काम करती है, ये हमारे शरीर की जीवनी शक्ति होती है। और इसलिए आप अनुभव करेंगे कि अगर हम जीवनी शक्ति को बढ़ाएं, हमारा शरीर किसी भी तरह के रोग से लड़ने में सक्षम हो जाता है, और वो जरूरत अनुसार वो सारे रिसोर्सेज जो शरीर में उपलब्ध हैं उनको वो आगे कर देता है, ताकि बीमारियों से ठीक से बचाव हो सके, या फिर बीमारी होने पर उनसे लड़ करके बीमारी को ठीक किया जा सके। तो डॉक्टर साहब, जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, मैं जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए 5 सिद्धांत जो है वो श्रोताओं को देना चाहता हूँ। इस 5 सिद्धांत को हम लोग पंचतंत्र भी कहते हैं। इन 5 सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत है वो हमारे भोजन से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से हमारा भोजन होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत जो है हमारे पानी पीने से जुड़ा हुआ है। तीसरा सिद्धांत योग अभ्यास से जुड़ा हुआ है। चौथा सिद्धांत उपवास तत्व से जुड़ा हुआ है, और 5वां प्रार्थना से जुड़ा हुआ है। तो जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए इन पंचतंत्रों को हमें जीवन में अपनाना है। अगर हम इसे विस्तार में समझने की कोशिश करें जी, तो सर्वप्रथम हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। कोविड-19 दौर में हम जरूरी है कि जब बहुत तनाव के युक्त जीवन से काफी लोग गुजर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के जीवन में, ऐसे में भोजन कई बार ज्यादा खाने में आ जाता है, या फिर भोजन के साथ में लोग मीठा बहुत खा लेते हैं। उसके पीछे कारण, जब भी व्यक्ति तनाव में होता है तो वो मीठे का उपयोग बढ़ा देता है। तो भोजन आपका 2 बार संतुलित भोजन आपको करना है। संतुलित भोजन में एक भारतीय संतुलित आहार में जो भोजन है वो रोटी सब्जी दाल चावल जैसे हैं वो। इसके अलावा 2 बार उसको कच्चे फल या फिर अंकुरित अनाज इनका उपयोग करना है। बरसात का मौसम है तो फल उपयुक्त नहीं आ रहे हों तो ऐसे उपक्रम में आप जो अंकुरित अनाज है उसको उबाल करके उपयोग कर सकते हैं। तो भोजन सुपाच्य होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और अपनी भूख से कम। तो जितना आप संतुलित आहार मात्रा में भोजन देंगे उतना आपका शरीर बेहतर और स्वस्थ कार्य करेगा, क्योंकि उसको हमारे शरीर की जो जीवनी शक्ति है वो पूरी तरह से 2 कार्य में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगाती है। पहला तो बोलने में और दूसरा पाचन क्रिया में। तो अगर हम भोजन को संतुलित कर लें, जितना जरूरी है थोड़ा सा कम रखें, तो शरीर हमेशा हमारा स्वस्थ रहेगा। दूसरा सिद्धांत जो है वो हमारे पानी पीने से जुड़ा हुआ है। शरीर में लगभग 3 लीटर पानी रोज जो है वो हाथ हो जाता है, निकल जाता है। उतना ही 3 लीटर पानी आपको नियमित रूप से शरीर को वापस देना है। वाटर के लिए हमने कहा कि पानी ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ये एकदम बैलेंस में होना चाहिए। फिर पानी की आवश्यकता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपकी जीवन शैली कैसी है, आप किस तरह का जो है वो कार्य करते हैं। अगर आप एक मजदूर हैं, बहुत पसीना निकालते हैं, तो उसके अनुरूप आपको पानी पीने की आवश्यकता है। तीसरी बात है योग को जीवन में सम्मिलित करने की। तो योग जो है वो संपूर्ण जीवन शैली है। योग अभ्यास में 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
तो इन 8 अंगों के माध्यम से हम अपने शरीर के सभी स्तर को स्वस्थ कर सकते हैं, पूरा शरीर का विकास हो सकता है। चौथा तत्व जो है वो है उपवास तत्व। समय समय पे हमें सिर्फ रसाहार और जलाहार पे रहना चाहिए। इससे हमारे शरीर के अंदर की जो निष्कासन प्रणालियां हैं वो शरीर से पूरी गंदगी को निकाल करके शरीर के मेंटेनेंस को अच्छा रखती हैं। इससे क्या होता है कि आपका शरीर हमेशा समय समय पे क्लीनिंग होते रहने से अंदर से आपका शरीर शुद्ध रहता है और बीमारियों के होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। और 5वां है ईश्वर पर विश्वास और सुबह शाम प्रार्थना। ये 5 अंग हम अपने जीवन में सही मात्रा में या किसी मार्गदर्शन में इसको समझ करके अपने जीवन में अपना लें तो आप निश्चित रूप से अपनी जीवनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। जी, अब हम आते हैं योग पर। तो योग से किस तरह से हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं? योग में हमें क्या क्या करना चाहिए? योग से हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योग कैसे कार्य करता है इस बात को हम समझ लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। योग के अनुसार से हमारा शरीर 5 कोशों से बना हुआ है। पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा कोश है प्राणमय कोश, तीसरा कोश है मनोमय कोश, चौथा कोश है विज्ञानमय कोश और 5वां कोश है आनंदमय कोश। और इन 5 कोश के नीचे में होती है आपकी आत्मा। तो ये 5 कोश जो आप देखेंगे योग के अनुसार से हमारा शरीर इन 5 कोशों से बना हुआ है। तो जो सबसे पहला कोश है जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं, जहां पर हम शरीर को अनाज देते हैं, इस अन्नमय कोश को स्वस्थ रखने के लिए हम अभ्यास बताते हैं, जैसे सूक्ष्म व्यायाम, षटकर्म, सूर्य नमस्कार, आसन। ये सारे उपक्रम क्रियाएं जो हैं वो अन्नमय कोश को स्वस्थ रखने के लिए हैं। दूसरी परत है प्राणमय कोश, उसे स्वस्थ रखने के लिए हम बताते हैं प्राणायाम के अभ्यास के बारे में, क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जिसके माध्यम से प्राणवायु पूरे शरीर में जो है वो संचारित होता है। तो प्राणायाम से पूरी 72,000 नाड़ियों की शुद्धिकरण होता है और शरीर में इस तरह जो फ्लो ऑफ प्राणा है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। तीसरा जो कोश है मनोमय कोश, और मनोमय कोश को स्वस्थ करने के लिए सबसे उपयुक्त है ध्यान। और ध्यान के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से आपको जो सबसे अच्छा लगता हो उसे आप अपना सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। अब ये तीनों स्तर पे अगर आपने योग को अपना लिया तो चौथा स्तर आपकी बुद्धि है, विज्ञानमय कोश है, वो अपने आप जागृत हो जाती है और आपको मार्गदर्शित करती है कि सही और गलत में आप निर्णय ले सकें। और आनंदमय कोश का अर्थ है शांत होना। योग के अनुसार से खुशी की परिभाषा है कि व्यक्ति जितना अंदरूनी रूप से, मानसिक रूप से शांत है, वही जो है वो आनंदमय कोश है। अगर हम एक शांति मतलब एक क्लाउड है, जितना बढ़ता जाएगा व्यक्ति उतना बेहतर स्थिति में है, ये कहा जाता है। और फिर वो अपने इन 5 कोशों के भीतर सबसे अंदर में जो आत्मा है उसको वो समझ पाता है। आत्मा का जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, वो है परमात्मा। तब उसे अनुभव होता है कि आत्मा, जैसे अपने माँ बाप से हम मिलते हैं तो खुशी मिलती है, ऐसे ही आत्मा जब परमात्मा से मिलता है तो उतना ही सुख और खुशी का अनुभव वो करता है। ये सभी बातों का सम्मिलन करके हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं योग के माध्यम से। जी, अब इस पे हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे शहर और गांव में जो भी हमारे श्रोता हैं वो यदि योग करना चाहें तो एक सरल रूप में उन्हें क्या क्या आसन और प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए? जी, मैं सभी सुनने वाले श्रोताओं से बताना चाहूंगा कि आप घर बैठ करके योग करना चाहें तो कुछ सरल विधियां हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, पर उससे आगे बढ़ने के लिए आपको जरूर एक प्रशिक्षित योग शिक्षक की जरूरत होगी। जी। सर्वप्रथम आप अपने शरीर में जितने भी जोड़ हैं उनको स्वस्थ करने के लिए योग अभ्यास कर सकते हैं, जिसे हम योग की भाषा में सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। इसके लिए आप अपने घर में पहले किसी भी सुखासन में बैठ जाइए और बैठने के बाद सबसे पहले ध्यान दें कि आप शरीर का सबसे ऊपर का हिस्सा है गर्दन और सिर, तो आप गर्दन को सांस लेते हुए पीछे ले जाना, सांस छोड़ते हुए सामने लाना, फिर गर्दन को दाएं और बाएं झुकाना और फिर गर्दन को वृत्ताकार में घुमाना। ये सबसे पहला अभ्यास आप घर बैठ के कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको
श्वसन के साथ श्वसन पर पूर्ण केंद्रित होकर के इस अभ्यास को करना है। दूसरा आता है गर्दन के बाद हम अपने कंधों पर अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए हम अपनी उंगलियों को हल्का सा कंधे पर रख करके अपने कोहनियों को ऊपर घुमाते हुए हम अपने शोल्डर को रोटेट कर सकते हैं और इस तरह से हम शोल्डर रोटेशन करके शोल्डर्स को स्वस्थ रख सकते हैं। इस क्रम के बाद आप अपने उसी तरह से हाथों के जोड़ों को व्यायाम दे सकते हैं, जो मुझे लगता है कि आप सरलता से कर पाएंगे। अपनी कलाई को घुमाना, उंगलियों को अंदर खींचना, सीधा करना, कोहनियों को मोड़ना, पर ये बैठ करके श्वसन के साथ करने से ही वो योग कहलाएगा, नहीं तो वो व्यायाम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम अपने पैरों पर। तो पैरों के हर एक छोटे छोटे जोड़ पर हमें ध्यान देना है। पैर के जोड़ों में पंजों को खींचना, सीधा करना, फिर उसी तरह से अपने एंकल को, टखने को सीधा करना, अंदर की तरफ खींचना, घुटने को मोड़कर अपनी तरफ लाना, सीधा करना। इसके अलावा तितली आसन, जहां पर हम पैर के तलवों को मिला करके धीरे धीरे अपने घुटनों को बाहर खोलते हैं, इससे भी हमारे शरीर की मांसपेशियां बहुत ही लचीली हो जाती हैं। इसके अलावा ये तो पैरों के जोड़ों के अभ्यास हो गए। आप लेट करके पैरों को मोड़ करके कमर ऊपर उठाना, जिसे हम सेतु आसन कहते हैं, ये बहुत जरूरी अभ्यास है। आप सीधा लेट जाइए और लेटने के बाद पैरों को मोड़ लीजिए और उसके बाद श्वास लेते हुए अपनी कमर को आप ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपनी कमर को नीचे लेकर आइए। तो इस तरह से इसे हम सेतु आसन कहते हैं। और फिर इसी स्थिति में लेटे लेटे पैरों को मोड़ते हुए, आपकी कमर नीचे है, दोनों पैरों को एक ओर ले जाइए। जैसे सपोज आप दाहिनी ओर ले जा रहे हैं तो चेहरे को बाईं ओर रखेंगे, इसे मरकट आसन कहते हैं। और फिर दोनों पैरों को बाईं ओर ले जाइए तो चेहरे को राइट साइड लेकर जाइए। ये 5, 6, 7 अभ्यास हैं जिसे हम घर बैठ के कर सकते हैं और सरलता से, और आप इसे करके काफी अच्छा रिफ्रेश्ड फील करेंगे। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के बाद। आप खड़े होकर के अगर आप शरीर को जैसे दीवार पे हाथ रख करके खिंचाव कर सकते हैं तो वो ताड़ासन जैसा होगा। इसके अलावा प्राणायाम में हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं, जो धीरे धीरे नासिकाओं से एक लयबद्ध तरीके से नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकना होता है आपको। तो श्वास लेने की प्रक्रिया उसके बीच में अपने आप चलती रहती है, पर आपका केंद्रन जो है वो श्वास छोड़ने पर होता है। तो ये कपालभाति क्रिया जो है और प्राणायाम, इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर बैठ करके नाड़ी शोधन प्राणायाम, या हम जिसे सरल शब्दों में अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से जानते हैं, उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। इसमें आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताऊं तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं। यहाँ पर जब हम लेफ्ट से राइट को बंद रखते हुए अंगूठे से लेफ्ट से आपको सांस लेना है, कुछ देर रोकना है और फिर राइट से श्वास छोड़ देना है, फिर राइट से श्वास लेना है और धीरे से लेफ्ट से छोड़ देना है। ये एक चक्र होगा। ऐसे आप 5 से 7 चक्र या 3 से 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम है, वो आप कर सकते हैं। भ्रामरी में आपको कानों को बंद करके श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए एक भ्रामर की तरह से गुंजन करना है, जिससे आपके मन मस्तिष्क पूरी तरह से शांत हो जाएगा। तो ये कुछ सरल अभ्यास हैं, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, जो व्यक्ति घर पे बैठ के कर सकता है। इससे आगे के अभ्यास के लिए एक उपयुक्त मार्गदर्शन में करना ही सही होगा। जी, कपालभाति कितनी अवधि तक करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए? जी, कपालभाति जो है, जैसे कहा गया है कि 3 से 5 मिनट तक आप करें और जैसे 1 मिनट में आप लगभग 30 से लेकर 120 स्ट्रोक्स अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। एक शुरुआती दौर के लिए 30 से 40 जो है वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कपालभाति में। इसमें जो उच्च रक्तचाप के मरीज हैं उन्हें कोई सावधानी बरतनी चाहिए? जी, अगर आप उच्च रक्तचाप के मरीज हैं तो आपको बहुत फोर्सफुल एक्सलेशन करने की बजाय आपको सिर्फ गहरी श्वसन पर ध्यान देना चाहिए। धीरे से श्वास लेना है और कॉन्शियसली धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। तब वो कपालभाति जैसा ना करके वो लोग सहज प्राणायाम करेंगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। जी, तो डॉक्टर साहब, आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो विषय है, घर पर योग, परिवार के साथ योग, मैं अभी सभी सुनने वाले श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन में अपनाएं। मुख्यतः योग, जैसा कि इस वर्ष का विषय है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का,
कि घर पे योग और घर के परिवार के सभी सदस्यों के साथ योग, बस इतना करने से ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा। क्योंकि जब आप परिवार में बच्चों को, घर के बड़ों को समय देंगे तो वो जो पल है वो बहुत ही सुखदायक पल होता है। आप बच्चों के लिए धन से जो कर सकते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय देना। और मुझे लगता है कि पारिवारिक योग करना, एक पूरे परिवार को समय देना है, एक अच्छे कार्य के लिए समय देना है। इससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। स्वस्थ परिवार का तो होना ही है, एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण होगा। तो आप सभी अपने घर पे योग अभ्यास शुरू करें। एक योग प्रशिक्षक जो है उनके मार्गदर्शन में आप नियमित योग करें, सीखें और परिवार के सभी सदस्यों को सिखाएं। ये इस वर्ष का अपने लिए आप संकल्प लें कि मुझे योग को अपने जीवन में अपनाना है। तो डॉक्टर विवेक भारती जी, आज आपने कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा, आहार और योग कारगर सिद्ध हो सकता है, इस बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे योग और प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक भारती। करो योगा योगा, रोम रोम में ओम बताकर शुरू करो तुम योगा, रोम रोम में ओम बताकर शुरू करो तुम योगा। जैसे चाहो बदन तुम्हारा होगा। करो योगा योगा, योगा योगा योगा, राज योगा, कर्म योगा, मंत्र योगा, तंत्र योगा, करो योगा। जैसे चाहो बदन तुम्हारा होगा। करो योगा योगा, योगा योगा योगा। पेट के बल लेट के, बदन सीधा टेक के, एड़ियां जोड़ो, धरती पे हथेली रख के, धीरे सांस अंदर खींचो, धीरे बाहर छोड़ो। सांसों की सफाई होगी, सीने की गोलाई होगी, कद की लंबाई होगी, अंग अंग बस में होगा योगा। करो योगा योगा, योगा योगा योगा। Hey man, कौन हो तुम? प्रणाम, मैं महर्षियों का चेला, किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला। महाराज? Yes, योगी? that's right. Welcome! Thank you. शीर्षासन और ऐसे बिल्कुल गलत। तो फिर कैसे? अभी बताता हूँ। सर को जमीन पे रखो और अपनी दोनों टांगे ऊपर उठाओ, दुनिया से दूर होके ध्यान में मगन होके ज्ञान बढ़ाओ। तन में लचक आए, मन की कसक जाए, चेहरे पे चमक आएगी, नजरों में नया नूर होगा योगा।
है मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए। मेरा गला पकड़ लिया, तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह, बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, योग बहुत ही व्यापक है, इसके अनेक आयाम हैं। योग के विभिन्न विषयों पर लोगों ने विभिन्न प्रयोग किए हैं, अनुसंधान किए हैं और कुछ नई पद्धतियां भी बनाई हैं। योग इतना विशद और गहरा विषय है कि अभी भी विद्वानों द्वारा इसमें नए नए अनुसंधान और प्रयोग किए जा रहे हैं और मानव के कल्याण के लिए आज की आवश्यकता के अनुसार इसकी विभिन्न पद्धतियों को सामने लाया जा रहा है। ऐसी ही एक पद्धति है योग प्राण विद्या। तो योग प्राण विद्या से कोरोना काल में अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यून पावर और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इस बारे में हमने फोन पर बातचीत की योग प्राण विद्या केंद्र रायपुर की प्रशिक्षक सुश्री मीना पिंजानी से। मीना पिंजानी जी, इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि योग प्राण जो है ये एक नई चीज है, लोगों को इसके बारे में जानकारी बहुत कम है, तो योग से किस तरह से ये जुड़ा हुआ है योग प्राण? इसमें प्राण का मतलब इसमें एनर्जी है, ऊर्जा, और विद्या मतलब ज्ञान या टेक्निक, नॉलेज। और योग मतलब क्या होता है कि अपने से ऊपर जो हायर बीइंग्स हैं उनके साथ जुड़ना या अपने लोअर इमोशन से ऊपर की ओर उठना, हायर इमोशन की ओर जाना। जो सामान्य हम योग करते हैं वो योग इसमें शामिल है कि आसन प्राणायाम, पर उसके अलावा इस सिस्टम में आसन प्राणायाम डाइट और उसके अलावा इसमें मेडिटेशन, प्रार्थना, नकारात्मक विचार मिटाने की टेक्निक, रिलेशनशिप का हार्मोनाइजेशन और नो टच नो ड्रग थेरेपी, हीलिंग भी इसमें शामिल है। योग प्राण विद्या का जो आप लोग अभ्यास कराते हैं उसका क्रम क्या होता है, किस तरह से होता है? अभी जो हमारे सेशन फेसबुक से चल रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो चल रहे हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज हम करवाई जाती है हमारे मेंटर के द्वारा। फिर उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज के बाद ब्रीदिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, जो कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी को 75% तक यूज कर सकते हैं उस ब्रीदिंग से। और ब्रीदिंग प्रैक्टिस के बाद इसमें छोटा सा कुछ भी हम स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं ताकि लोग जो है वो धीरे धीरे कनेक्ट हो सके और मेडिटेशन और बाकी प्रैक्टिसेस के लिए तैयार हो सके। फिर इसमें हम ओम चैंटिंग करते हैं, जिससे ओम से प्यूरिफिकेशन हो जाता है और हमारे वाइब्रेशन जो है आसपास के और हमारे अपने वाइब्रेशन प्योर हो जाते हैं। ओम चैंटिंग के बाद इसमें क्षमा साधना करवाई जाती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का ये मानना है कि जो ऊर्जा होती है वो सिर्फ शरीर स्तर पर नहीं होती है, वो भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी ऊर्जा होती है। ऊर्जा को अगर हम भावना और मन से चेंज करेंगे ना, तो इसमें हम फिजिकल और इमोशनल दोनों, मेंटल लेवल पे भी बहुत चेंजेस आते हैं इस सिस्टम में। तो इसलिए इसमें हम क्षमा प्रार्थना, जैसे लोगों के प्रति हमारे मन में गुस्सा रहता है, कड़वाहट रहती है, और ये गुस्सा कड़वाहट जो है वो हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है। स्ट्रेस जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, शुगर का कारण भी स्ट्रेस रहता है। तो इसलिए इन सब को दूर करने के लिए हम एक छोटी सी क्षमा प्रार्थना करवाते हैं, जिससे कि हमारे संबंध भी मधुर होते हैं और हमारी इमोशंस जो रहते हैं वो हाई लेवल पे जाते हैं। जहां हमारे इमोशंस हाई लेवल पे रहते हैं तो कोई भी इन्फेक्शन या वायरस बीमारी होने की संभावना जो रहती है वो कम हो जाती है। उसके बाद इसमें नकारात्मक विचार मिटाने की तकनीकें भी सिखाई जाती है, ताकि लोगों के मन में जो नकारात्मक विचार और भावनाएं रहती हैं
ये हर किसी को पता है कि विचार और भावनाएं नहीं रखना चाहिए, नकारात्मक विचार, लेकिन उसके लिए करना क्या है, तकनीक क्या होनी चाहिए, कैसे मिटाएं, कैसे हटाएं, ये टेक्निक सिखाई जाती है और मेडिटेशन करवाया जाता है। ये सारी अभ्यास जितने भी प्रैक्टिसेस हैं वो सब हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो सिर्फ शरीर से संबंधित नहीं रहती है, भावनाओं और मानसिक स्तर से भी संबंधित होती है। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और कोविड-19 से बचाव के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाएं। योग के कौन कौन से आसन आप लोग कराते हैं? इसमें हम जनरली आसन नहीं करवाते हैं, ये फिजिकल एक्सरसाइज ही बताते हैं इसमें। और प्राणायाम जो है इसमें हम 2-3 तरह के रेगुलर आम लोगों के लिए करवाते हैं और उसके बाद कुछ और अलग से प्राणायाम होते हैं जो कि हमारे विशेष कोर्स करने के बाद ही वो प्राणायाम करवाए जाते हैं। आम आदमी के लिए हम रिदमिक ब्रीदिंग, लयबद्ध श्वसन करवाते हैं, जो कि मैंने बताया कि लय पर श्वसन जब होता है ना तो उसमें ऊर्जा का स्तर ज्यादा बढ़ता है और एनर्जी ज्यादा होती है। और ये श्वसन जो होता है ये एब्डोमल ब्रीथ होता है, यानी हमको पेट तक गहरी सांस लेनी होती है और रुकना होता है, फिर सांस छोड़नी होती है। सांस लेने की क्रिया रिदम पे होती है, रुकना होता है 3 काउंट तक और सांस छोड़ने की क्रिया भी रिदम पे होती है। तो जब हम रिदम पे सांस लेते हैं तो इसमें एनर्जी ज्यादा होती है। लंग्स की कैपेसिटी नॉर्मल ब्रीथ में 15 से 20% यूज होती है, लेकिन हम रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी 75% तक यूज होती है। इसके अलावा कंप्लीट ब्रीदिंग और क्लींजिंग ब्रीथ करवाई जाती है, जो हमारे लंग्स के 100% कैपेसिटी को यूज करता है और वो क्रॉनिक डिसीज को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। एक आम आदमी को पहले रिदमिक ब्रीदिंग करनी चाहिए, वो ब्रीदिंग में जब उसका अभ्यास अच्छे से हो जाता है उसके बाद कंप्लीट और क्लींजिंग ब्रीथ बताई जाती है। और इसका हमारे पास ऑडियो ट्रैक भी है, इसके लिए YTV साधना ऐप भी है जी। ये ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, 8 भाषाओं में उपलब्ध है और हिंदी इंग्लिश के अलावा कई भाषाओं में उपलब्ध है। ऐप में 4 प्रैक्टिसेस दी हुई हैं और इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं कि कैसे उसको करना है। बहुत ही सिंपल ऐप है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। उसके अलावा भी अगर किसी को इस ऐप के अभ्यास सीखने की आवश्यकता है तो हमारी संस्था ये अभ्यास निःशुल्क करवाती है। अभी हम इस पर ऑनलाइन ये अभ्यास करवा सकते हैं, जो लोग इच्छुक रहते हैं उनको हम ऑनलाइन अभ्यास करवाते हैं। उसके अलावा इस ऐप में, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ब्रीदिंग प्रैक्टिस के अलावा इस ऐप में क्षमा साधना है, वो भी रेगुलर करने से हमारे इमोशंस बहुत क्लीन होते हैं, स्ट्रेस कम होता है। क्योंकि अभी क्या हो गया है, अभी के समय में कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग घरों के अंदर हैं। एक इंसान पॉजिटिव है अगर, लेकिन पूरे आसपास के वातावरण में नेगेटिविटी है, बाकी लोग डरे हुए हैं, स्ट्रेस में है। कोई क्वारंटाइन है वो स्ट्रेस में है और जो पॉजिटिव नहीं है, जो क्वारंटाइन नहीं है, वो भी डर में है अभी, क्योंकि हर इंसान को ये लग रहा है कि अब क्या होगा, अब कैसे मैनेज होगा। अगर हम इस ऐप की प्रैक्टिसेस को रेगुलर फॉलो करते हैं तो इसमें लगभग 40 से 45 मिनट का समय हमें देना होता है और अगर उसको हम रेगुलर फॉलो करेंगे, दिन में एक बार ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे अगर, तो हम अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकते हैं। ऐप में जो रिदमिक ब्रीदिंग दी हुई है उसे हमें दिन में 3 से 4 बार मिनिमम करना चाहिए। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोई भी डिसीज है तो उनको 5 बार से ज्यादा करना चाहिए। इस ऐप का नाम एक बार फिर बताइएगा। YTV साधना ऐप। YTV का मतलब यहाँ पे योग प्राण विद्या है। YTV साधना ऐप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और 8 लैंग्वेजेस में है। जी, आपने बताया कि अभी आप ऑनलाइन भी लोगों को अभ्यास करवा रही हैं। जी। तो इसका यदि कोई लाभ उठाना चाहे जो क्वारंटीन में है या जो गांव में है, शहर में है, तो उसका समय क्या है और उसके लिए क्या करना होगा? इसका लाभ कोई भी उठा सकता है, किसी भी कोने में हो दुनिया के, और इसका समय जो रहता है वो हम उस ग्रुप के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जो लोग करना चाहते हैं हम उनकी कन्वीनियंट भी देखते हैं और आमतौर पे हम मंडे ये प्रैक्टिस करवाते हैं। और किसी को अगर लगता है कि प्रैक्टिस में क्लैरिटी आनी है तो हम उनको 5-6 दिन लगातार करवा लेते हैं, तो उसके बाद भी लोग अपने आप उसको घर में कर लेते हैं। तो ये जो लोग करना चाहते हैं हम उनके साथ बातचीत करके उनको सुविधा अनुसार भी समय निर्धारित करते हैं।
इच्छुक व्यक्ति यदि आपसे संपर्क करना चाहे तो वो किस नंबर पर संपर्क कर सकता है? ये आप मेरा नंबर दे सकते हैं 9893244411। उसके अलावा फेसबुक से हमारे मेंटर श्री NJ रेड्डी के सेशंस चलते हैं दिन में 3 बार। उसमें 3 बार ब्रीदिंग का अभ्यास करवाया जाता है, मेडिटेशन, क्षमा साधना और नकारात्मक विचार मिटाने की तकनीक करवाई जाती है। हर समय दिन के तीनों टाइम में हम अलग अलग अभ्यास करवाते हैं। जैसे कुछ देर पहले मैंने जो आपको अभ्यास बताया वो हमारे सुबह के अभ्यास हैं। दोपहर को हम विश्व में जिन देशों में महामारी का फैलाव ज्यादा है, जहां समस्या अधिक है, उन देशों के लिए एक एक देश के लिए अलग से प्रार्थना करते हैं। हमारे सिस्टम में ये माना जाता है कि जब हम समूह में प्रार्थना करते हैं तो बीमारी की नकारात्मक ऊर्जा, डर की ऊर्जा, निराशा जो है वो जल्दी समाप्त होती है, क्योंकि समूह की प्रार्थना से पॉजिटिव एनर्जी बहुत जल्दी क्रिएट होती है। उसके अलावा शाम का मेडिटेशन अलग होता है। सारे मेडिटेशन और प्रेयर जो हो रहे हैं वो मेडिटेशन और प्रेयर इस पृथ्वी की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए है, और हम सभी इस पृथ्वी के ही हिस्से हैं। ये पृथ्वी हमारा प्लेनेट है। तो हम अगर जैसे अपने घर की सफाई रोज कर रहे हैं, अपना नहाना रोज कर रहे हैं, अपने कपड़े रोज साफ कर रहे हैं, तो अगर हम रोज इस पृथ्वी के लिए प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो यहाँ जो डर, निराशा, तनाव और बीमारी की नकारात्मक ऊर्जा है उसको हम मिटा सकते हैं। उसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं अगर हम सामूहिक मेडिटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये घर बैठे हमारा योगदान है मानवता के लिए और इस पृथ्वी की नकारात्मक ऊर्जा को दूर हटाने के लिए। आपने बताया कि योग प्राण विधा से भावनात्मक स्तर को ऊंचा किया जाता है, तो ये किस तरह से होता है और इसके करने से क्या होता है? जैसे भावनात्मक स्तर के लिए मैंने आपको टेक्निक बताई कि मेडिटेशन से हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, ऑरा क्लीन होता है। अगर हम मेडिटेशन रेगुलर करते हैं तो हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है, विल पावर बढ़ता है। तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, व्यक्ति में ये क्लैरिटी आती है। क्षमा प्रार्थना जो है वो हमारे संबंधों को मधुर बनाने के लिए है, क्योंकि हम जहां भी रहते हैं, किसी के साथ भी रहते हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैमिली हो, समाज हो, फ्रेंड्स हो, लोगों के साथ हमारा मनमुटाव और तकरार होती है, और कभी कभी हम इस नाराजगी को, गुस्से को मन में पाल के रखते हैं। यही चीजें जो है वो हमारे भावनात्मक संतुलन को डिस्टर्ब करती हैं। तो अगर हम रेगुलर बेस पे प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें और ओम से अपने वाइब्रेशंस ठीक करें, उसके अलावा हम नकारात्मक विचार मिटाने की तकनीकें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी इसमें प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम रेगुलर बेसिस करेंगे तो हमारे इमोशनल बैलेंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसमें इमोशनल बैलेंस हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अगर पर्सन इमोशनली बैलेंस्ड होता है तो उसकी 50% से ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, क्योंकि अधिकांश बीमारियों का कारण जो रहता है हमारे इमोशनल प्रॉब्लम रहते हैं, साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स रहते हैं। इस बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो विषय है वो है घर पर योग, परिवार के साथ योग। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही अच्छी थीम है, और योग एक बहुत अच्छा कार्य है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए हेल्पफुल रहता है। अगर किसी भी अच्छे काम की शुरुआत अगर हम अपने घर से करें तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो योग के साथ साथ प्राणायाम और प्रार्थना और ध्यान भी लोग अगर मिलके करेंगे परिवार में तो उस परिवार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी। जैसे एक परिवार में एक व्यक्ति बीमार रहता है या एक पर्सन अगर गुस्सा करता है तो इसका असर पूरी फैमिली पे पड़ता है। अगर एक इंसान ड्राइंग रूम में बैठ के गुस्सा कर रहा है, दूसरा कमरे में बैठा है, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है, फैमिली के बाकी लोगों पे भी पड़ता है। तो जब सभी लोग मिलके योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे और ध्यान करेंगे तो सोचिए उस परिवार की ऊर्जा कैसी होगी। इसलिए ये बहुत ही अच्छी थीम है और ये शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। आखिर में आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं श्रोताओं के लिए कहूंगी, हमारे मेंटर श्री NJ रेड्डी जो है उनका मैसेज देना चाहूंगी। उनका ये मैसेज रहता है सबके लिए हमेशा कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए,
अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और सेहत में सिर्फ हमारे शरीर को नहीं लेना है, मतलब हमारी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हमको अपने इमोशनल और मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान देना है। अगर हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, हमारे अंदर तनाव नहीं है, तो हम अपने परिवार का ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, हम उनको ज्यादा समय साथ दे सकते हैं, और हम न ही परिवार का बल्कि हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है, उसमें मैं बताना चाहूंगी कि हेल्थ मतलब अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ वो है, हेल्थ वो है जिसमें उसकी फिजिकल फिटनेस भी है, इमोशनल फिटनेस भी है और मेंटल फिटनेस भी है और उसकी सोशल वेलबीइंग भी है। ये सारी चीजें मिलाकर एक पर्सन के लिए हम हेल्थ कहते हैं या स्वास्थ्य कहते हैं। तो मीना पिंजानी जी, आज आपने कोविड-19 के लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कैसे बढ़ाएं, इस बारे में योग प्राण विद्या से हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने भावनात्मक स्तर को कैसे सही कर सकते हैं, इस बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी योग प्राण विद्या केंद्र रायपुर की प्रशिक्षक सुश्री मीना पिंजानी। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने ये ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल। हर कोई, हर रोज, हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। तो श्रोताओं, कोविड-19 से बचाव के लिए योग हमारी बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से मदद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि योग हम घर पर भी कर सकते हैं, और इसीलिए तो इस बार की थीम है घर पर अपने परिवार के साथ योग करें। तो आइए श्रोताओं, जिस तरह कोविड-19 से बचने के लिए बहुत सारी अच्छी आदतें हमने अपनी दिनचर्या में शामिल की हैं, इसी तरह योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। और ऐसा करने से हम कोविड-19 ही नहीं बल्कि जीवन की और दूसरी चुनौतियों का मुकाबला करने में भी अपने आप को ज्यादा सक्षम पाएंगे। और इसी कामना के साथ कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपने दोस्त संजय पांडेय को। नमस्कार। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें।